हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द रजांगला एजुकेशन। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। राइट, लास्ट जो हमारी क्लास थी वो हमारी फर्स्ट क्लास थी इस चैप्टर पर। और उस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, उसके बारे में हमने समझा था कि केमिकल रिएक्शंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे। अपनी डे टू डे लाइफ में हम क्या क्या रिएक्शंस हैं जिनको ऑब्जर्व करके कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे ये केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। क्लियर? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ रिएक्शंस एक्टिविटीज़ की हेल्प से हमने समझी थी कि क्या क्या केमिकल्स को हम मिक्स करके क्या क्या केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं। अब आज की क्लास में हमने क्या करना है? हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे कि हमने लिखा था कि केमिकल रिएक्शंस के मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, फिर उन फॉर्मूलाज को मैं एक ही इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बट अभी हमें ये समझना है कि कैसे पहले रिप्रेजेंटेशन हमें रिएक्शंस की करनी होती है। राइट, तो हमारा टॉपिक है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, हमने अलग अलग केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी कि भाई जब लेड नाइट्रेट लूँगी, पोटेशियम आयोडाइड दोनों को मिक्स करूँगी तो हमारा क्या बनेगा? लेड आयोडाइड बनेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, है ना। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा जो कि वाइट कलर की ऐश होती थी। ऐसे ही जब मैं मेटल की और एसिड की रिएक्शन करूंगी तो वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो बहुत सारी हमने रिएक्शन एक्टिविटीज की हेल्प से समझी थी। बट वो जो रिएक्शंस थी उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, लिखे कैसे, तो वो वाला भी तो एक पॉइंट आता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। कि जब हम जो भी हमारा पूरा प्रोसेस हुआ, जो भी केमिकल रिएक्शन हुई, उसको ना स्टेटमेंट की फॉर्म में या वर्ड्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख के एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, दैट विल बी कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे लिख के तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। राइट, इट इज द स्टेटमेंट विच इज यूज्ड इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे दिखाएं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि सिंपल हम कल जो हमने पढ़े थे एक्टिविटीज़, कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े थे ना केमिकल रिएक्शन के, उनको रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो वर्ड इक्वेशन है हमारा सबसे पहला यहाँ पे। बच्चों, वर्ड इक्वेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं वर्ड्स की फॉर्म में लिख रही हूँ जो भी मेरा केमिकल प्रोसेस हुआ है उसको, तो मैं क्या बोलूँगी? वर्ड इक्वेशन। जैसे कि मैं यहाँ पे कहती हूँ लेड नाइट्रेट। हाँ भाई, मैंने लेड नाइट्रेट लिया था, ठीक है, तो लेड नाइट्रेट लिख दिया। फिर मैंने लिखा, इसके साथ मैंने रिएक्शन करवाई किसकी? पोटेशियम आयोडाइड, तो लिख दूंगी पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, दोनों की मुझे रिएक्शन करानी थी। ओके, अब उसके बाद मुझे क्या देखना है कि इन दोनों ने रिएक्ट किया। ठीक है, इन दोनों ने रिएक्ट किया। अब रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोडक्ट बना, वो मैं प्रोडक्ट लिख देती हूँ। लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। राइट, तो अगर मैं सिंपली वर्ड्स की फॉर्म में या स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिख के एक्सप्लेन करती हूँ मेरी रिएक्शन क्या हुई है, क्या प्रोसेस हुआ है, तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? वर्ड इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, बट ये सोचो कि जो वर्ड इक्वेशन है उससे हर बार एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना कितना टिपिकल टास्क हो जाएगा। राइट, क्यों? क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन है वो उसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या रिएक्टेंट्स हैं, कैसे रिएक्शन हो रही है, तो वो पूरा लिख लिख के एक्सप्लेन करना काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है ना। इसी वजह से हम क्या यूज़ करते हैं? सिंबल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। सिंबल इक्वेशन में हमें क्या करना होता है? जो भी हमारी रिएक्शन हो रही है उसमें जो रिएक्शन है उसके जितने भी कंपाउंड्स उसमें यूज़ हुए हैं उनका फॉर्मूला हम लिखते हैं, उनके सिंबल्स उनके लिए हमें पता है जो यूज़ करने हैं, और उसको सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दैट विल बी कॉल्ड अ सिंबल इक्वेशन। ठीक है, जैसे यही रिएक्शन है मेरे पास, तो मुझे पता होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट को मैं कैसे लिखती हूँ? PbNO3 होल ट्वाइस। तो ये क्या है बच्चों? लेड नाइट्रेट है। तो इसको लिखा मैंने, तो वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया है ना, सॉरी सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड को कैसे लिखा जाता है? पोटेशियम आयोडाइड KI होता है। ठीक है, अब इन दोनों ने जब रिएक्शन करी तो क्या बनाया? लेड आयोडाइड, जो कि क्या होता है? PbI2, और पोटेशियम नाइट्रेट जो कि क्या हो जाएगा? KNO3।
3। तो इस तरीके से मैंने जल्दी से क्या कर दिया, वर्ड्स की फॉर्म में लिखने में काफ़ी टाइम लगा रही थी तो सिंबल्स की फॉर्म में फटाफट उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो सिंबल इक्वेशन लिखने का एक ही फ़ायदा नहीं होता। अब मान लो मुझे क्या है, इनकी स्टेट को रिप्रेजेंट करना है कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा सोल्यूशन हमारी कौन सी स्टेट में है, तो वो भी फिर हमें लिखना पड़ता कि जो ये लेड नाइट्रेट मैंने लिया ये एक्वस सोल्यूशन में है, ये कलरलेस है, जो लेड आयोडाइड बना वो येलो कलर का है। तो जो हमारा वर्ड इक्वेशन होता है ना वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। अब सिंबल इक्वेशन की फॉर्म में मैं इस इक्वेशन को लिख चुकी हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट के साथ क्या लिख दूंगी, AQ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि इसका एक्वस सॉल्यूशन मैंने लिया है, मतलब इसका जो भी कंपाउंड है इसको मैंने पानी में डिसोल्व करके सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड जो है इसका भी मैंने क्या यूज़ किया है, एक्वस सॉल्यूशन, तो इसके साथ AQ लिख दिया मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए टू इट्स एक्वस स्टेट। उसके बाद PbI2 जिसका कि क्या मतलब होता है, यहाँ पे येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना था, तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म क्या होती है, सॉलिड फॉर्म होती है, तो S लिख दिया और ये हमारा फिर से क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन हो गया। तो ये भी मैंने इक्वेशन के साथ साथ ही रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि ये जो लेड नाइट्रेट है वो कैसा है, कलरलेस, तो ये कलरलेस है हमारा, तो साथ में मैंने लिख दिया कलरलेस है। उसके बाद ये भी हमारा क्या है, कलरलेस है। ठीक है, और जो लास्ट में हमारा लेड आयोडाइड बन रहा था इसका कलर क्या था, येलो कलर का प्रेसिपिटेट था ये। तो ये क्या है, जब भी मैं सिंबल इक्वेशन का यूज़ करती हूँ, सिंबल्स की फॉर्म में इक्वेशंस को लिखती हूँ, तो वो क्या है मेरे लिए इजी हो जाता है। एक तो उनको लिखना आसान है, वर्ड्स की फॉर्म में टिपिकल है, बड़ा बड़ा काफ़ी देर लगेगी लिखने में, और यहाँ पे जब सिंबल इक्वेशन यूज़ किया जाएगा तो सिंपली उनके सिंबल्स यूज़ करो, उनकी स्टेट मेंशन कर दो, उनके लिए हम जो भी उनकी स्टेट वगैरह है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। एक केमिकल रिएक्शन को, एक केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हम कैसे बना सकते हैं, तो इस बारे में हमें क्या है बात करनी है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएं, है ना। तो जो भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वहाँ पे जो भी हमारे कंपाउंड्स, जो भी हमारे बन रहे हैं कंपाउंड्स, तो उनकी हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है। प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये PPT बना है ना। एक्वस सॉल्यूशन है तो ब्रैकेट में AQ लिख सकते हैं। तो वो बातें हमें देखनी है कि क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैं क्या बताती हूँ यहाँ पे सबसे पहले कि अगर हमने कोई भी सॉल्यूशन बनाया है और वो क्या है, पानी में डिसोल्व करके बनाया है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन की जब बात करूँगी तो साइड में क्या लिख दूँगी मैं कि ये AQ से रिप्रेजेंट कर दूंगी, जो मुझे क्या बताएगा कि जो हमारा सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, पानी में बनाया हुआ सोल्यूशन है। ठीक है, अगर कोई सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसके साथ ब्रैकेट में क्या लिख दूंगी कि ये सॉलिड फॉर्म में है, इस वे में। ठीक है, अगर कोई लिक्विड स्टेट में है तो फिर उसके साथ ब्रैकेट में L लिख देती हूँ। अगर कोई गैसियस स्टेट में है तो ब्रैकेट में क्या लिख दूंगी, G लिख दूंगी। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसकी स्टेट बता दी मैंने। ठीक है, अब अगर किसी रिएक्शन के दौरान, वैसे तो गैस अगर इवोल्व हो रही है, ठीक है ना, गैस अगर इवोल्व हो रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको G से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। साथ के साथ अगर रिएक्शन के दौरान गैस इवोल्व होती है तो गैस के लिए मैं क्या करती हूँ, अपवर्ड एरो से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अपवर्ड एरो का मतलब समझते हो ना बच्चों, इस वे में, क्योंकि गैस जब निकलेगी किसी रिएक्शन के दौरान, गैस प्रोड्यूस होगी तो वो ऊपर की तरफ ही जाएगी ना, तो इस वजह से मैं गैस को इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है क्या, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट जब किसी रिएक्शन के दौरान बनता है, ठीक है, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, उसको मैं शॉर्ट में भी लिख सकती हूँ, P
टी इस वे में भी, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, डाउनवर्ड एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्योंकि प्रेसिपिटेट बना है तो उसकी स्टेट क्या होगी, सॉलिड होगी, और अगर सॉलिड स्टेट है तो डाउनवर्ड एरो से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सॉलिड है तो वो सेटल डाउन हो जाएगा ना हमारे सॉल्यूशन के अंदर, तो हम प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी रिएक्शन जो है ना बच्चों वो कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन के दौरान हीट बाहर निकलती है। कल भी मैंने जो रिएक्शंस आपको करवाई थी तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये हमारी क्या है, रिएक्शन है, कौन सी, मेटल की और एसिड की, और जब मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे थे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही थी, और वो जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या कर रही थी, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, एक्सोथर्मिक हो रहा था, है ना। तो एक्सोथर्मिक क्या हो रहा था, मतलब हीट बाहर जब निकलेगी सॉल्यूशन में से, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी बन रही है ना। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि ये है हमारा रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट जब किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो साथ साथ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रोडक्ट की तरफ प्लस हीट भी लिख सकती हूँ। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो रिएक्शन के दौरान हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो जो रिएक्टेंट है ना हमारे पास, वो जो रिएक्टेंट होगा वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर क्या बनेगा, प्रोडक्ट की तरफ वो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन के दौरान हम अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हीट ऐड की जा रही है, किसमें, जो भी हमारा रिएक्टेंट है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। अगर हीट बाहर निकल रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। तो ये जो हीट है वो बाहर निकल रही है तो इस तरफ हीट लिखना है, और अगर अंदर जा रही है तो इस तरफ सिंपली। अब यहाँ पे हमें क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लस हीट है तो ये जो एरो होता है ना, इसको हम एरो से एरो जो है ना उसको इक्वल की तरह ही कंसिडर करके चल रहे होते हैं, राइट। तो इस हीट को हम इस तरफ भी लेके जाएंगे तो ये प्लस हीट से क्या हो जाएगा, माइनस हीट। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, रिएक्टेंट विल गिव प्रोडक्ट माइनस हीट। ठीक है, तो ये भी हमारा एंडोथर्मिक का ही रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही इस वाली रिएक्शन को मैं क्या लिख सकती हूँ, रिएक्टेंट माइनस हीट विल गिव प्रोडक्ट। तो ये भी हमारा क्या है, ठीक रहेगा। ठीक है, इसका मीनिंग भी हमारा वही निकलता है एक्सो या एंडो का, जिस वे में ये रिप्रेजेंट की गई है। उसके अलावा कई बार हमने क्या देखा होगा कि एरो के ऊपर हमने देखा है कई बार क्या सिंबल बना होता है, डेल्टा का सिंबल बना होता है। तो ये जो डेल्टा का सिंबल होता है ना बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हीट, कि हम उस सॉल्यूशन को, उन कंपाउंड्स को, जो भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, उनको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डेल्टा रिप्रेजेंट उसको करेगा। उसके अलावा जो हमने ये एरो रिप्रेजेंट करा है इसकी जगह हम इस इक्वल टू का साइन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब हम शो कर रहे हैं कि रिएक्टेंट है ये हमारा जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो ये हमारा रिएक्टेंट है इसके बाद हमने क्या लगाया है, देखो एरो लगाया है, हम ये एरो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ पे इस इक्वल टू का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ना बातें थी, कुछ पॉइंट्स थे जिनका अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी इक्वेशन ना और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगती है, राइट। जैसे कि देखो हमने लास्ट क्लास में जो रिएक्शंस पढ़ी थी ना उनको लिख के देखते हैं। जैसे मैंने पहली रिएक्शन अभी तुम्हें बताई, मैं क्या लिखती हूँ, लेड नाइट्रेट, राइट। साथ में इसके क्या था बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों ने जब रिएक्ट किया तो क्या बनाया, PbI2 प्लस KNO3। तो ये हमारी क्या है, रिएक्शन हो गई है। ठीक है, तो रिएक्शन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाई, मैंने वर्ड्स की फॉर्म, ये सिंबल्स की फॉर्म में तो लिख दिया है ना, सिंबल इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब इसको इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन था क्योंकि हमने पानी में डाल के बनाया था, तो AQ लिख देंगे इसके साथ। ऐसे ही इसके साथ भी AQ लिख दिया मैंने। ये जो हमारा लेड आयोडाइड बना था वो प्रेसिपिटेट है, तो डाउनवर्ड एरो से भी लिख सकते हो इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी छोटे, बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ना था मेरे को, है ना। तो लेड नाइट्रेट लिख दिया मैंने, प्लस में
पोटेशियम आयोडाइड लिख दिया। अब प्रोडक्ट की तरफ क्या बना था हमारा, लेड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये हमारी ना रिएक्शन हो गई थी। अब लेड नाइट्रेट हमने कैसे बनाया था, देखो हमने ना केमिकल लिया लेड नाइट्रेट, उसको पानी में डिसोल्व कर दिया तो एक्वा सॉल्यूशन बना ना, पानी में घोल के सॉल्यूशन बना है। तो इसके साथ मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगी बच्चों, इसको इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं थोड़ा, है ना। तो यहाँ पे लिख देती हूँ AQ एक्वा सॉल्यूशन है। ये भी हमारा क्या है, पोटेशियम आयोडाइड हमने लिया और उसको पानी में डिसोल्व करके सोल्यूशन बना दिया, तो ये भी हमारा एक्वा सोल्यूशन है। अब मैंने दोनों को कर दिया मिक्स, दोनों सोल्यूशंस को, है ना। तो मिक्स करने के बाद हमारा क्या बना था, PbI2। अब ये जो PbI2 था, ये मैंने बताया येलो कलर का प्रेसिपिटेट था। तो येलो कलर का PPT ये जो बना था, तो PPT को भी मैंने बताया कैसे शो कर सकते हैं, डाउनवर्ड एरो से शो कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये हमारा एक्वा सॉल्यूशन में ही प्रेजेंट है एज इट इज, तो ये हमारा AQ से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। बाकी ये जो हमारे कंपाउंड हैं, इनके नेम लिख सकते हो तुम, जैसे ये लेड नाइट्रेट है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये क्या है बच्चों, हमारा लेड नाइट्रेट है। ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम क्या कह देते हैं कि ये जो कंपाउंड हमारा बना है, ये क्या है, लेड आयोडाइड है। और ये लास्ट में जो कंपाउंड बना, ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। अब ये जो लेड नाइट्रेट है, ये हमारा कैसा था, कलरलेस था, और ये भी कैसा था, कलरलेस, और ये हमारा कैसा बना था, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना था। तो ये भी हम रिप्रेजेंट इसके साथ कर सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग में दोनों सॉल्यूशंस थे हमारे, वो कैसे थे, कलरलेस थे। तो इस तरीके से ना हम ये बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड करके ना, और फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन को मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसका करके देख लेते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन लिख लेती हूँ, सिंपल है एकदम। मैग्नीशियम है, इसको मुझे बर्न करना है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, MgO, है ना, MgO बन गया। अब ये बताओ बच्चों कि सबसे पहले मैग्नीशियम कौन सी स्टेट में प्रेजेंट था, कर चुके हैं हम ये रिएक्शन। मैग्नीशियम था हमारा सॉलिड था, है ना। मैग्नीशियम मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में ही रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। एक दो ही तो मेटल्स हैं हमारे जो कि क्या है, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन हमारी गैस की फॉर्म में है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाइट कलर की ऐश बनी थी तो डेफिनेटली सॉलिड की फॉर्म में रही होगी। तो इस वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिएक्शंस को, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम लिख दिया हमने इसको और ज़्यादा स्पेसिफाई करने के लिए कि ये मैग्नीशियम है, राइट। ये जो है हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, या फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं या बर्न कर रहे हैं, है ना। और ये जो कंपाउंड हमारा बना है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है ये, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी रिएक्शन होती है ना, उसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तरीके थे। अब बच्चों हम बात करेंगे ना नेक्स्ट कि हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला जो है ना वो कैसे लिख रहे हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि इसके ऊपर ना मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है कि तुम किसी भी केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिखोगे। कोई भी कंपाउंड तुम्हें बोल दिया लेड नाइट्रेट, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा इसका फॉर्मूला PbNO3 होल ट्वाइस है ना। अगर बोल दिया पोटेशियम आयोडाइड, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसका फॉर्मूला KI है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसमें हमने प्रॉपर एक अलग वीडियो में बना के रखी हुई है, तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि कैसे किसी फॉर्मूला को लिखा जाता है। बट फिर भी सिंपली 2 मिनट में हम ये समझेंगे कि कैसे किसी फॉर्मूला को लिखना है। सिंपली बच्चों हमें याद रखना होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कौन कौन से हैं, हमें ये चार्जेस ध्यान रखने ही पड़ेंगे, है ना। पोटेशियम पे +1 चार्ज है, सोडियम पर +1 चार्ज है, लिथियम पर +1 चार्ज होता है, राइट। तो एटलीस्ट इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, कोबाल्ट +2, लेड +2, कॉपर +2, सिल्वर
+1। तो ये हमारे कुछ ना पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं बच्चों, जो हमें याद रखने हैं। सारे आयंस हमें याद रखने हैं, और भी कुछ ऐड होते हैं तो हम ध्यान रख लेंगे। लाइक मैग्नीशियम वगैरह भी हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है ना। उसके अलावा सोडियम हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट हम क्या याद रख सकते हैं? पॉजिटिव आयंस आई थिंक तो मोस्टली हमने देख लिया कि यही रिपीट होते रहते हैं बार बार, है ना। मैग्नीज, एल्यूमिनियम पे +3 होता है, आयरन पर +2 भी होता है बच्चों, और तुम्हें कई बार +3 भी देखने को मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे आयंस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मल्टीपल चार्जेस होते हैं, बट यहाँ पे हमें ना कुछ लिमिटेड ही अपना याद रखना है, ठीक है। निकल पर कितना होता है? +2। तो ये तो इनफ है, इतने याद रख लोगे तो मोर देन इनफ है ना। तो एटलीस्ट हमें इतने पॉजिटिव ये पता हो कि इन पे कितना कितना चार्ज है। ऐसे ही फिर हमें नेगेटिव वाले याद रखने पड़ेंगे। क्या याद रखना पड़ेगा? कि फ्लोरीन पे होता है -1, क्लोरीन पे होता है -1, ब्रोमीन पे होता है -1 चार्ज, क्लोरीन पे क्या होता है? -1 चार्ज, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। अब उसके बाद ऑक्सीजन पे है -2, सल्फर पर है -2, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का याद रख लेंगे, इन दोनों पे है -3 चार्ज, ठीक है ना। तो ये इतना बेसिक है, याद रह ही जाएगा। 1 2 बार 3 बार इनको रिवाइज करोगे मल्टीपल टाइम्स तो हो जाएगा याद, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हम याद रखेंगे कुछ हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस। जैसे OH नेगेटिव को क्या बोला जाता है बच्चों? हाइड्रोक्साइड। OH नेगेटिव को क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही हमारा अगर आता है PO4 3 नेगेटिव, तो उसको क्या बोलोगे? फॉस्फेट। क्या बोलोगे उसको? फॉस्फेट। ऐसे ही अगर SO4 2 नेगेटिव उस पे चार्ज है तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? सल्फेट, है ना। NO3 उस पे है -1 चार्ज, तो उसको क्या बोलोगे? नाइट्रेट। तो इस तरीके से ना हमें याद रखनी पड़ेगी। कुछ ही आयंस हैं पॉलीएटॉमिक आयंस, इसकी भी हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। अब जो हमारे कंपाउंड्स हैं लाइक आयोडीन है ना, आयोडीन पे भी सेम -1 चार्ज होगा, तो हमें पता होना चाहिए। देखो जो नेगेटिवली चार्ज आयन है ना, इनके हमें एंड करना है IDE से इनको नाम बोलते टाइम, ठीक है। जैसे फ्लोरीन को बोलेंगे फ्लोराइड, क्लोरीन को बोलेंगे क्लोराइड, Br नेगेटिव को बोलेंगे ब्रोमाइड, Cl नेगेटिव को बोलेंगे क्लोराइड, I नेगेटिव को आयोडाइड, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन को ऑक्साइड, सल्फर को सल्फाइड, नाइट्रोजन को नाइट्राइड, फॉस्फोरस को फॉस्फाइड, ठीक है। ये बातें याद रखनी है, इनको हमें एंड करना है विद IDE सफिक्स, क्लियर। अब इनके नाम तो मैं बता ही रही हूँ तुम्हें, जनरली जो भी हमारे यूज़ होते हैं ना कुछ भी, तो हम याद रख सकते हैं कि इनको क्या नाम बोला जा रहा है। इसको बोल रही हूँ अमोनियम, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन है जो कि कुछ याद रख सकते हैं हम ईजिली। उसके अलावा हमें क्या याद रखना है? जो पॉजिटिवली वाले चार्ज्ड है ना, तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हमारे आयंस रहेंगे उनका हमें जैसे का जैसा नाम है वैसे ही रखना है, ठीक है। जैसे सोडियम को सोडियम ही बोलना है, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ही बोलना है। जब भी हम एक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो पहले क्या लिखा जाता है? पॉजिटिव पार्ट, फिर क्या लिखा जाता है? नेगेटिव वाला पार्ट। ऑर्गेनिक में नहीं ये रूल अप्लाई होता है, बट यहाँ पे ऐसे ही हमें करना है कि पहले पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे, फिर बाद में नेगेटिव पार्ट लिखना है। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स बोलती हूँ और तुम उसके फॉर्मूला मेरे को बच्चों लिख के बताना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ, अगर मुझे बताना है फॉर्मूला किसका? सोडियम क्लोराइड क्या होता है। किसी ने मेरे से कहा कि व्हाट इज सोडियम क्लोराइड्स फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी बच्चों? सोडियम। सोडियम क्या है? ये रहा सोडियम, है ना, यहाँ पे है, तो मैं लिखूंगी सोडियम, इट कैरीज +1 चार्ज। क्लोराइड, क्लोराइड का क्या मतलब है यहाँ पे? क्लोरीन। ये रहा हमारा क्लोराइड, तो Cl नेगेटिव, तो +1 अगर चार्ज इक्वल है तो कैंसिल करके, और फिर ये हमारा बन गया NaCl, इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमारे चार्जेस इक्वल नहीं हैं तो हमें क्या करना है? जैसे कि मैं बोलती हूँ, नेक्स्ट तुम्हें बताना है कैल्शियम क्लोराइड, राइट, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कैल्शियम पे होता है बच्चों +2 चार्ज, और क्लोराइड का मतलब होता है उस पे -1 चार्ज क्लोरीन पर, है ना। अब इसको कैसे करेंगे हम? देखो जो भी इसके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड है और जो इसके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड है, इसको लिख दो इसके साथ और इसको लिख दो
इसके साथ, तो क्या बन जाएगा Ca इसके साथ 1 को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और Cl के साथ क्या लिखोगे 2, तो ये हमारा क्या बन गया कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस वे में हमें रिप्रेजेंट करना होता है। चलो एक फॉर्मूला और बता देती हूँ, हम क्या लिखेंगे सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट ये लिख के दिखाना है बच्चों। अब सोडियम हमने देखा अभी सोडियम पे कितना चार्ज है, +1 चार्ज है। ठीक है, सोडियम पे +1 चार्ज है, और फॉस्फेट क्या होता है बच्चों, ये PO4 3 नेगेटिव। तो अब क्या करना है, ये 3 जो है ना इसको पहुंचा दो इसके पास, और इसके साथ तो 1 है तो 1 को लिखेंगे इसके साथ, तो क्या बन जाएगा Na3PO4। तो ये हमारा क्या बन गया सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो इस वे में बच्चों हमें रिप्रेजेंट करने होते हैं फॉर्मूलाज को। इसमें डिटेल्ड वीडियो है, वो तुम वहीं पे जाके चेक करो, जो प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से अच्छे से हम समझ पाएंगे कि जो कंपाउंड्स है ना उनका नाम हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये हमारा आज का काम था। हमने क्या देखा है बच्चों आज की क्लास में, पहला पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं केमिकल इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। स्टेटमेंट्स की फॉर्म में या वर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाता है रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना। तो हमने क्या किया, सिंबल इक्वेशंस का यूज़ किया कि सिंबल्स बनाओ, कंपाउंड्स लिखो और रिएक्शन करके दिखाओ। फिर सिंबल इक्वेशन को भी हम और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं वो हमने समझा। तो हमने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट, उनकी एक्वस सॉल्यूशन है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, गैस इवॉल्व हो रही है, तो वो सब चीज़ें ना हम रिप्रेजेंट करके उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। सो हमने ऐसा किया भी है ना, कुछ एग्जांपल से समझा भी कि कैसे एक रिएक्शन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हमें दिख सकती है। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है। इन शॉर्ट हमने जल्दी से समझा कि कुछ पॉजिटिव आयंस हमें पता होना चाहिए, इन पे कितना चार्ज होता है, कुछ नेगेटिव आयंस का चार्ज भी हमें पता होना चाहिए, और फिर हमें ये कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस हैं इनके भी नेम्स पता होना चाहिए। तो हम इजीली जो भी बोला गया है उस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ना बच्चों, उसमें हम सीखेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस क्यों किया जाता है और उसको बैलेंस कैसे करते हैं। राइट, तो टिल देन तुम्हें ये सब रिवाइज करना है, एंड गुड बाय।